रूसी फौज यूक्रेन पर मुसलसल हमला कर रही है। रूसी फौज फजाइया पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के तमाम अहम मकामात पर बमबारी कर रही है। रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान पर मुसलसल मंडरा रहे हैं। टैंक और तोपें जमीन पर अपनी ताकत दिखा रही हैं। यूक्रेन में खौफ-ओ-हरास का माहौल बना हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में दाखिल हो चुकी है। रूसी हमले में अब तक 137 से जायद शहरी और फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी होने की भी खबर है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों को नाकाफी बताते हुए मगरबी रहनुमाओं से रूसी जारहियत पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज जुमेरात को रूसी हमले को रोकने में कामयाब हुई, लेकिन आज मुल्क भर में लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज और यहाँ के अवाम के लिए रूसी फौज का मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी जान को लाहक खतरात के बावजूद कीव में मुकीम है। उन्होंने रूसी हुकाम से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करे। О 4-й годині російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня, насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. По російським ударам, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск. Тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені. गुजरते वक्त के साथ यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और अंदेशों को लेकर सरपरस्त परेशान है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के तलबा यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब उन तलबा की वापसी के लिए उनके वालिदैन फिक्रमंद हैं। सरपरस्तों ने तमाम ही तलबा को बहिफाजत वापस लाने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने दिल्ली और हैदराबाद में हेल्पलाइन सेंटर कायम किए। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तकरीबन 5000 तलबा तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने कहा है कि रियासत के तमाम तलबा को हुकूमत के खर्च पर वापस लाया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि यूक्रेन में 20,000 से जायद हिंदुस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे। चौथा साल था 29 साल। 4 साल से हमारी इतनी हुई है, बाकी संपर्क सबसे हो चुका उसका। लोगों को तो चिंता ही है कि यहाँ सुरक्षित आ जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बच्चे को कम से कम व्यवस्थित और सुरक्षित हमारे घर पे लाके छोड़े। भारत सरकार से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित लाया जाए और हमारे घर छोड़ा जाए। हमारी यही अपील है प्रधानमंत्री से कि सारे बच्चों को सेफली वहाँ से बंकर से निकाला जाए और सब पेरेंट्स को अपने अपने बच्चे सेफली मिल जाए। हालात तो वहाँ के बुरे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को वापस बुलाया जाए। वीडियो कॉल में उसने यही कहा कि हमें जल्द से जल्द कोई अरेंजमेंट करके इंडिया वापस बुलाया जाए, गवर्नमेंट को बोला जाए। PM मोदी को भी चाहिए कि हमारे बच्चों को वापस लाने में पूरी मदद करें हमारी। 26 को फ्लाइट थी तो उनका कल पर सुबह से तो एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया। अब तो कोई चांस ही नहीं है फ्लाइट्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि उनकी सेफ्टी, अभी तो चलो वहाँ पे सिविलियंस थोड़े सेफ हैं, तो उससे ज़्यादा हालात बिगड़ जाएं, उससे बेटर है कि आप उनको निकाल लें, पहले वहाँ से इवेपोरेट कर लें। एम्बेसी को उनके फेवर में कुछ सोचना चाहिए। पेरेंट्स के बिना बच्चों का क्या हाल है। हमारी तो देखो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे को सेफ और वापस लाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए अपने वापस सेफ आने चाहिए वो वापस। कल लास्ट उससे बात हुई रात को, तो वहाँ पे बिजली भी नहीं है और ATM से पैसे भी नहीं निकल रहे हैं और खाने पीने में के लिए भी वो थोड़ा सामान जो भी होता है खरीद के रख चुका है। तो काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं। उसके ग्रुप में 25 बच्चे हैं। तो बस गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी जल्दी हो सबको निकाल लिया जाए।
दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज जल्द खोला जा सकता है। DDMA के रहनुमाई खुदूद के तहत तबलीगी मरकज को खोला जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत के दौरान मरकज ने बात कही है। शब बारात और रमजान के पेश नजर मरकज को खोलने की इजाजत मांगी गई है। सोचते हैं कि मरकज खुले, सबका कारोबार चले, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके कारोबार बंद हो गए, सबके सब परेशान हैं। तो मरकज खुलेगा और जमातें वगैरह आएंगी तो उससे दुकान, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं सबके काम चलेंगे। यहाँ सब इस लोग सब परेशान हैं अभी, यहाँ पर किसी कोई काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। दरगाह से थोड़ा बहुत काम चलता है, बस उससे थोड़ा बहुत खर्चा होता है, नहीं तो यहाँ पर तो सब कुछ बंद हो गया। यहाँ पर जब मरकज़ खुला हुआ था तो माशाल्लाह रौनक बहुत थी। रमज़ानों में शब रात पे 12 वफ़ात पे और पब्लिक का काम ही चलता था और आलिम दीन का मरकज़ है ये, और इसमें तबलीग का ही काम होता है, कोई गलत काम तो होता नहीं है। तो इसका खुलना ज़रूरी है। इसके खुलने से लोग भी आएंगे, लोगों का काम भी चलेगा, हमें भी खुशी होगी। अच्छी बात है कि दीन का काम हो रहा है, ये दीन का ही काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये खुलना चाहिए। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं भारतीय संविधान का। मोमिनेंस होने के नाते मुझे अपने भारत पर गर्व है, परंतु इम्पोर्टेंट यह है लॉकडाउन में किसी कारणवश मरकज़ को बंद कराया, वह प्रशासनिक सहयोग था। मैं उसके लिए और पूरा भारत देश, पूरा मुस्लिम समाज सहयोगात्मक है। आगामी समय में जो भी रूल हैं, जिस रूल्स के तहत हम ये चाहते हैं हमारे भाइयों को, हमारे भारत देश के भाइयों को, देशवासियों को मरकज़ हेतु जो भी धार्मिक स्थान है खोलने हेतु अनुमति शासन से आग्रह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तबलीगी जमात के तर्जुमान और वकील शाहिद अली से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। जमात के तर्जुमान एडवोकेट शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर आया है कि इसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए और जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत खोला जाए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, मुबारकबाद की बात है कि जो हमारा सेंटर तबलीगी जमात का सेंटर बंद था पिछले 2 साल से, उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो खुल जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है पुलिस से कि किस तरह से इसको खुलवाया जाए, किस तरह से DDMA गाइडलाइंस पूरी की जाए, क्योंकि इसमें सेंटर का भी वहाँ पर रिप्लाई आ चुका है और अब आकर के तमाम चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इंशाल्लाह भी ये बहुत जल्द खुलने वाला है, खुल जाएगा। बड़े अफसोस की बात है अब तक नहीं खुला, देर आए दुरुस्त आए। अगर हम देखें तो दिल्ली में जिस तरीके से तमाम इबादत गाहें हैं वो पहले ही खुल चुकी हैं, बाज़ार खुल चुके हैं, तमाम चीज़ें हैं, फिर ये जो मरकज़ है इसमें क्या दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से नहीं खुल पा रहा था? देखिए, मरकज़ के ना खुलने में सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत थी, कम्युनलिज्म, कम्युनल हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, और कुछ भी नहीं थी। जिस हेट्रेड की वजह से केस करवाया गया था, ये कह कर के साहब तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैल रहा है, फिर तमाम ऑनरेबल कोर्ट्स की वर्डिक्ट उस पर आ गई, 1-2 नहीं बहुत सारी आ गई, जिसमें यह कहा कि तबलीगी जमात का इसमें कोई रोल नहीं है और तबलीगी जमात से नहीं फैला। हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की भी आ गई, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट की भी आ गई, पंजाब पटना हाई कोर्ट की, बहुत सारे हाई कोर्ट्स की इसमें आ गई, दिल्ली की और बाकी कोर्ट्स की भी आ गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें बहुत सारी वर्डिक्ट्स आ गई। तो उसके बावजूद भी उसका बंद रहना, अभी आपको याद होगा ओमिक्रॉन में जब तमाम पाबंदियां लगी थी तब गुरुद्वारे में एक ये इनका त्यौहार आ गया था हमारे सिख भाइयों का, तो यहाँ पर केजरीवाल साहब ने स्पेशली उसको खोलने की परमिशन दी कि साहब ये खुलेगा, लेकिन वहीं पर तबलीगी जमात को परमिशन नहीं दी गई या नहीं दी जा रही। तो इसके अलावा और इसका मतलब कोई नहीं है सिवाय इसके कि ये मुसलमानों से नफरत की पॉलिटिक्स के तहत इसको बंद किया गया। अब 4 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार भी जब रमज़ान और शब बारात का मौका आया था तो 50 लोगों को इजाज़त दी गई थी, अब फिर से इस मामले की समाअत है? इंशाल्लाह हक की जीत होगी, सच की जीत होगी, और हमें हमेशा से यकीन जुडिशरी पे भी रहा है, हमारा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर भी हमें यकीन है। कुछ लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उनकी बात अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सच की जीत होगी और हमारा मरकज़ दोबारा खुलेगा। कितने लोगों के लिए अब आप लोग परमिशन चाहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस, क्योंकि DDMA की गाइडलाइंस अभी भी दिल्ली में चल रही हैं? देखिए, DDMA की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अब कोई रेस्ट्रिक्शंस ऐसी खास रह नहीं गई हैं, और हमें उम्मीद यह है कि जिस तरह से पहले मरकज़ खुला करता था उस तरह से ही मरकज़ खुलेगा। जो उनकी ज़रूरी गाइडलाइंस होंगी, जो भी कुछ होंगी उस वक्त तक, उनको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को 300 से जायद सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी को आवाम की भरपूर ताईद हासिल हो रही है। हमारे नुमाइंदे पवन गोड ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, आज 5वें चरण के मतदान के लिए आखिरी प्रचार का दिन है। किस तरह से आप 4 चरणों को मतदान हो चुका है, आप देख रहे हैं 5वें चरण का माहौल क्या है? देखिए, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान आए हैं उसको देखते हुए विपक्ष मैदान छोड़ करके भाग रहा है। अभी से विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुक करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है। 5वें चरण का चुनाव 27 को परसों है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे परसों पहुंच जाएगी और 6-7वें चरण में यह बढ़कर के 300 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी। जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हो रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी। सर, कल आपने अयोध्या में भव्य एक रोड शो किया, आपने रात्रि विश्राम किया, सुबह साधु संतों के साथ मुलाकात की, साधु संतों से समर्थन मांगा। तो किस तरह का समर्थन आपको यहाँ अयोध्या में देखने को मिला कि पिछली बार 5 की 5 सीटें आपके पास थी? भारतीय जनता पार्टी को पूज्य संतों का पूरा समर्थन है। कल रोड शो में भी आपने देखा होगा कि हर पूज्य संत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रोड शो अयोध्या में था, वे अपने अपने आश्रम से, अखाड़ों से बाहर आकर के और स्वयं पैदल चल करके पूरी शोभा यात्रा का उन्होंने स्वयं अगवानी की, नेतृत्व भी दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5 सीट अयोध्या की जीती थी, 5 सीट इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि पूज्य संतों की जो तमन्ना थी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का 500 वर्षों के इस इंतजार को भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब कोई संदेह ही नहीं है इस मामले में। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में पंचकोशी का हो, 14 कोसी या 84 कोसी, इन सभी के सुंदरीकरण, पुनरुद्धार की कार्रवाई के साथ ही अयोध्या के अंदर जो वास्तव में जिसका हकदार अयोध्या थी, उस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज अखिलेश यादव भी यहाँ अयोध्या आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। आपका 3 किलोमीटर का रोड शो, अखिलेश यादव का 8 किलोमीटर का रोड शो। warrants adequate facilities and infrastructure for testing, trial and certification of indigenous products. Creating a Made in India brand also necessitates rigorous testing trials of Indian products as per international standards. For meeting the wide-ranging requirements of the trial, testing and certification, the government has decided to set up an independent nodal umbrella body. It gives me immense satisfaction that the stakeholders have openly discussed about numerous ways to making an effective body which should guide the government in finalizing the contours of this body. I am envisaged this body to play a critical and important role not only in the making our country self-reliant but also in becoming a global manufacturing hub. Friends, the government's commitment towards reduction in imports and modernize our armed forces with our indigenous technology
has been given further impetus in this way. We have been progressively हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे। तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको एक महिला मिले। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, उल्टा महिला को जलील किया जाता है और महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन करेंगे। मेरे प्रियंका गांधी अवामी रैली से खिताब कर रही थी। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। एक ज़हीन की पहचान छोटी उम्र से होती है। बायजूस यंग सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम वनीशा उमाशंकर और अधीरा चौधरी से मिलेंगे। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधीरा चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सीनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियों के लीडर सड़कों पर आ गए हैं। औरंगाबाद के क्रांति चौक में सैकड़ों कारकुनान व लीडरान एक रोजा धरने पर बैठे हुए हैं। इन लीडरों का इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत इंतहाई घटिया सियासत पर उतर आई है और नजरियाती बुनियादों पर मुखालिफिन का मुकाबला करने के बजाय जांच एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस धरने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और मोदी को आरएसएस का कठपुतली बताया गया। मुजाहिरीन ने नवाब मलिक की गैर मशरूत बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। महाविकास आघाडीचा शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो। बीजेपी सरकार मोदी हमसे डरता है। बीजेपी सरकार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे
एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़िप्पे और न्यूज 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जियोपॉलिटिकल फेयर्स के चलते बिटकॉइन की कीमत में 38K की गिरावट, पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण करने की अपनी कथित योजनाओं के चलते रूस पर नए प्रतिबंधों की संभावना बढ़ गई है, जिसके बाद क्वाइन टेलीग्राफ मार्केट्स प्रो और ट्रेडिंग व्यू के डेटा ने पिछले दिनों BTC USD में गिरावट दिखाई है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूसी फार्मों के वित्तीय ब्लॉकों पर टिप्पणी के बाद क्रिप्टो में गिरावट देखी जाने लगी है। BBC की रिपोर्ट में जॉनसन को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अब रूस पर पाउंड और डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लग सकता है। यह कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को समर्थन का संकेत भी माना जा रहा है। ओपेनसी यूजर्स से NFT की चोरी का मामला। एक हैकर या हैकर्स का ग्रुप सक्रिय रूप से दुनिया के सबसे बड़े NFT एक्सचेंज ओपेनसी पर यूजर से हाई वैल्यूड NFTs चुरा रहा है और फ्लिप कर रहा है। इससे व्यापक NFT कम्युनिटी में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि हैकिंग के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओपेनसी ने अपनी साइट पर एक लाल बैनर लगाया है जिसमें कहा गया है कि हम ओपेनसी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े एक एक्सप्लॉइट की अफवाहों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। ओपेनसी इस वक्त अपने उन यूजर्स को जिनकी NFTs साइट पर लिस्टेड हैं उन्हें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड करने को कह रहा है। इससे इनएक्टिव लिस्टिंग की समस्या हल हो सकती है, जिसकी मदद से स्कैमर्स फिलहाल ओपेनसी पर कलेक्टर्स से NFT को बहुत कम रेट पर स्वाइप कर रहे हैं। कुछ हाई प्रोफाइल NFT यूजर्स अब अनुमान लगा रहे हैं कि हैकर्स यूजर्स को एक फेक पेज पर लेकर जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करने वाले पेज जैसा ही मालूम पड़ता है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड से पता चलता है कि हैकर्स यूजर्स से NFT को उनके पते पर फ्री में ट्रांसफर करने में सफल रहे हैं। इथेरियम के संस्थापक एक और क्रिप्टो विंटर के लिए तैयार। इथेरियम ब्लॉकचेन के को-फाउंडर और क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट लीडर विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि निवेशकों को क्रिप्टो विंटर का अनुभव हो सकता है। हालांकि यह कोई बुरी खबर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमें एक दूसरे डिजिटल एसेट यूनिवर्स में ले जा सकता है, क्योंकि फिलहाल कीमतें बेहद कम हैं। जब कीमतें पहले वाले स्तर पर वापस आ जाएंगी तो बड़ा फायदा करा सकती हैं। नवंबर की शुरुआत में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट आई। इन्वेस्टर्स और स्पेक्युलेटर्स ने कोविड के बाद कुछ सकारात्मक आर्थिक खबरों की उम्मीद जताई थी। नतीजतन ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स अपने पीक से लगभग 45% गिर गया, जिसमें ईथर में 40% गिरावट दर्ज की गई। कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के साथ ही कई लोग अपने एसेट्स में तेजी से बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ज़िप्पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।